नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। अतीक अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है। आपको बता दें, शनिवार की रात पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक और अशरफ की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी खड़े हो गए थे। हालांकि सरकार ने तुरंत प्रभाव के साथ एसआईटी गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इन तमाम सवालों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यानी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है। और आपको जानना बेहद जरूरी है कि इसके लिए 61 माफिया की सूची तैयार की जा रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर सूची बनाई है। इतना ही नहीं, इनके गैंग को खत्म करने के लिए उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वही सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बने। जय जय श्री राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कैसे कसी है और उन माफियाओं को अब चिन्हित कर किस तरह से उन्हें सामने लाया जाए। ये आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है गुनाहों का हिसाब माफिया सा। 11 नाम जिलों ने भेजे हैं, 50 नाम यूपी प्रशासन ने जोड़े हैं। माफिया के खिलाफ चलेगा व्यापक अभियान, अपराधियों के नेटवर्क का जड़ से खात्मा होगा। माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की प्लानिंग, करीब 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। लिस्ट में शराब माफिया, अवैध माफिया, खनन माफिया, वन और पशु माफिया के अलावा शिक्षा माफिया शामिल इसमें होंगे। लिस्ट में सपा बसपा से जुड़े माफियाओं के भी नाम जो है वो जोड़े गए हैं। यानी अब जो गुनाहों का हिसाब है, क्या माफिया साफ हो जाएंगे? यहां पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पे अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज के मुख्य सवाल आपको बताते हैं कि आज हम आपके सामने क्या कुछ मुख्य सवाल रख रहे हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं। माफिया की लिस्ट जारी, सरकार की क्या तैयारी? यानी माफिया ने जारी लिस्ट कर दी है, अब आगे क्या होगा? यूपी से पहल पूरे देश में कैसे निकलेगा हल? यानी माफिया सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी है, और आम जनता की क्या राय है ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है आपके पास और आप फोन के माध्यम से हम तक अपनी राय, अपना सवाल और जो भी आपके मन में हो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज पूरे देश में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसे में माफिया की जो लिस्ट जारी कर दी है उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और कॉल के जरिए आप अपना सवाल, अपनी राय जरूर रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी आज की चर्चा करेंगे कि आज देश में क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, कैसे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है और उसके लिए क्या कुछ करने की यहां पर सरकारों को जरूरत है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दोनों मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ राजेश कुमार राव जी हैं, पूर्व आईपीएस, और इसके साथ साथ रामेश्वर सैनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये दोनों मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर क्या कुछ इनका मानना है। फिलहाल रामेश्वर सैनी जी और राजेश कुमार राव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए।
धन्यवाद शीतल जी, थैंक यू। जी राजेश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, ये जो आप हमने प्रकरण देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हुई है, मैं इसको थोड़ा सा पहले समझना चाहूंगा पुलिस के घेरे के अंदर, और उसके बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, माफियाओं की लिस्ट जारी की है, उसमें 61 माफियाओं का नाम है। यानी कहीं ना कहीं सरकार का यह अब रुख साफ है कि माफियाओं का खात्मा करना है। बिल्कुल सही बात है। और सरकार तो मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, जब से ये मैं सोचता हूँ 17 में ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से कम जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक सिलसिला तो शुरू हुआ है। और देखिए, ये बात अपने आप में ये भी सही है कि जब भी कहीं चर्चा होती है तो जो इस पार्टी के विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं साहब वो देखिए घटना वो भी हो गई थी, देखिए वहां भी ये हो गया था, देखिए वहां भी हो गया था। तो क्राइम तो होगा, क्राइम तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन जो एक क्राइम संरक्षण के अंतर्गत होता था, जिस संरक्षण के नतीजे ने आज अतीक को अतीक बना दिया, जिस संरक्षण ने मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बना दिया जी, जब वो संरक्षण उनका सत्ता के ऊपर से समाप्त हुआ तो उनकी भी जो सत्ता है धीरे धीरे जाती रही और खुद भी चले गए। उनका भी जो साम्राज्य है, जब सत्ता का संरक्षण था, तो उनका जो माफिया का जो अनैतिक साम्राज्य था, जो उनका अपराध का अनैतिक साम्राज्य था, वो भी अपने चरम पे और परम पे था। लेकिन जब वो राजेश जी, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, कब तक ये हमारे देश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा? इसको खत्म करने के लिए क्या कुछ सरकारों को करना चाहिए? किस तरह के कानून को जो है वो सामने लाना चाहिए ताकि इस तरह की माफियागिरी जो है वो खत्म हो जाए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा शीतल जी कि आप ये देखिए कि जो कानून की कमी नहीं है, कानून की बिल्कुल कमी नहीं है, कानून अपने आप में पर्याप्त है, डील कर सकते हैं। वही कानून कोई नहीं बदले जो 2017 के पहले जो कानून थे, जिसमें इनका साम्राज्य चल रहा था माफिया का, उसमें भी कानून यही थे। बात थी इच्छा शक्ति की, बात थी इस बात की कि नहीं हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, हमने अपना मन बनाया है, हमको जनता को रिलीफ देनी है, और वही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जनता ने रिपीट किया। मैं समझता हूँ शायद 20 साल की जो है वो अगर हिस्ट्री उठा के देखिए तो कोई पार्टी रिपीट नहीं हो रही थी। ठीक है। तो अगर लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कम से कम जो शासन और प्रशासन है वो इस बात को उसने नियत बना ली है, उसकी ये नीति है, नियत है कि हम गुंडों को नहीं पनपने देंगे। ठीक है, क्राइम होगा लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जो खास तौर से जिन्होंने पब्लिक का जीवन हराम कर रखा है, जो इस तरह के माफिया हैं, उनके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। लोगों ने बड़ा अभी हाल में मैं किसी डिबेट में था, वहां लोगों ने इस बात के लिए बड़ा नाराजगी जाहिर की। ठीक है राजेश जी। जी मेरे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं क्योंकि दर्शकों के लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और उनका भी सवाल लेंगे, उनकी राय भी लेंगे। इस वक्त रणवीर जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं, उनकी भी सवाल और राय लेते हैं। रणवीर जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। देखिए शीतल जी, गुंडे माफिया कौन बनाता है? हमारी सरकारें बनाती हैं इनको पनपने में, हमारी सरकारें सहयोग देती और सरकारें ही इनको फिर मिटाती है। क्योंकि आज बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी के जैसे अपने अभी कहेंगे कि बजरंग दल के गुंडे हैं और काफी गुंडे को राम गाना लेकर हत्या करता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे अभी अतीक की हत्या हुई है, हत्या होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे करवाई गई है। इसमें कोई शक नहीं है, ये साजिश के तहत काम कराया गया है, ये आम जनता देख रही है सर। बाकी अच्छा काम है। मैं तो कहता हूँ कि देश में राजनीति में ही गुंडे हैं, राजनीति में ही वोट नहीं गया कि जिसके ऊपर केस है, जो भी भ्रष्टाचार के केस में है या क्रिमिनल केस में है, उन्हीं को खत्म कर देना चाहिए। देश सैनी का लड़का है, कितने आदमियों को मरो मंत्री है, क्या है बीजेपी सर? अरे सरकार है क्या? देश गुंडों की सरकार चली हुई है। ऐसे ही कांग्रेस में होता था, ऐसे ही सभी सरकारों में चल रहा है। तो आम आदमी की मुश्किल तो गरीब आदमी जीना हो रहा है आराम। ठीक है, मैं रामेश्वर जी से जवाब लेना चाहूंगा। रामेश्वर सैनी जी, क्या रणवीर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकारों से ही निकलते हैं, ये पार्टियों से निकलते हैं या जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे समाज के अंदर ये जो चीजें चल रही हैं ये कैसे खत्म होंगी? क्या कुछ इस पर खास तौर पर प्लान जो है वो सरकारों की तरफ से बनाना चाहिए? कैसे ये मतलब आम लोग जो हैं वो जिंदगी को जी सकें ताकि वो शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकें? शीतल जी, सबसे पहले तो आपके खबर फास्ट चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। जी।
ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे आप चर्चा कराते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपके इस चैनल पे बैठ के बातचीत रखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे एक सरकार जो काम कर रही है, मैं बाबा जी को बधाई दूंगा, उन्होंने अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं वो गुंडों पे नकेल कसने में कामयाब हुए हैं। उनका एक अच्छा फैसला है जो अपराधियों की संपत्ति को जब्त करना, क्योंकि वो को समाज के लिए एक बीमारी है और बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है। और बीमारी का इलाज करने में दिक्कतें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इसको कर रही है और सफल है। बाबा जी ने अच्छा एक अभियान चलाया कि उनकी संपत्ति को कुड़क करे और उनकी देखा देखी और भी, जैसे हरियाणा हो गया, इसमें एक सवाल भी है हो ना गया। रामेश्वर जी, ये तो उन्होंने शुरुआत से ही, सरकार बनने की शुरुआत से ही शुरू किया था। सरकार बनने की शुरुआत में ही ये चीजें रखी थी और कहीं ना कहीं जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं उसमें भी ये प्रमुख मुद्दा था। लेकिन उसके बाद भी माफियाओं में डर क्यों नहीं है? क्योंकि माफिया मेरी बात माफिया है। पूरी नहीं हुई थी अभी। जी जी जी। मैं कहीं ना कहीं राजनीति को भी दोष दूंगा। आप एक बार मेरी बात पूरी सुनिए प्लीज, मुझे समय दीजिए। थोड़ा सा मुद्दा ही ऐसा है कि जिसपे बोलना बहुत जरूरी है। जी, दर्शक हाँ, भी मैं हमारे ये साथ कह रहा जुड़ते था हैं कि तो समय भी थोड़ा सा कम है। किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ लेने में संविधान ने हक नहीं दिया और कहीं भी किसी धर्म का अपमान करने का संविधान ने हक नहीं दिया। किसी को गोली मार देना और जय श्री राम कहना, भाई फिर भगवान के कहां से आप हुए? आप तो वही अपराधी, वही उसी भगवान ने कहा कि आप किसी की हत्या कर दो। एक मुझे उदाहरण याद है कि महात्मा बुद्ध की एक कोई व्यक्ति जान लेने गया तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही कि जाके उस पेड़ से एक टहनी तोड़ के ले आ। वो तोड़ के उसके पास ले गया, उंगली मान था वो। उसने कहा वो टहनी तोड़ के मेरे पास ले आ और इसको वापस दोबारा लगा दे। ठीक है। तो वो ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उसने कहा तो आपको किसी की जान लेने का हक भी नहीं है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है और समानता के अधिकार में सबका हक है। और कोर्ट का जो ट्रायल चलना था वो ट्रायल चलना चाहिए था। किसी को पुलिस ने इतनी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो घुस के और ठीक है। रामेश्वर जी मेरे पास बहुत कम समय है और क्योंकि दर्शक भी हैं तो मैं दर्शक भी लेना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जयपाल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। जयपाल जी, चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है। प्रेम इस वक्त चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम को इस वक्त कॉल पे लेते हैं। प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी जी प्रेम, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर अब कहीं ना कहीं सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने ये मुद्दा उठाया, नकेल कसना शुरू कर दिया। ये तो पिछले 5 सालों से कस रहे हैं और इनका मेन मुद्दा यही है कि इनके और केंद्र से मंत्री आके भी यही बात बोलते हैं और हमारे सीएम साहब भी यही बात बोलते हैं। इनके ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि जनता में जो है ये मुद्दा डाल दो कि मैंने ये सब चीज खत्म कर दी। चल ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज का खराब होता है। ये इनको आगे ये सोचना चाहिए कि मैं 0 टॉलरेंस की जगह अगर 20% मैंने खत्म कर दिया या 40% खत्म कर दिया, ये भी बोलते तो सरकार के साथ में जनता रहती। लेकिन देखिए सर, सब जगह बलात्कार हो रहे हैं। 2 बलात्कार तो अभी हो गए हैं और उसके बाद में अपराध किस श्रेणी में आप लेंगे सर? माफिया को माफिया के पुलिस के संरक्षण में माफिया ने मार दिया। ठीक है। इसका मतलब है पहले के माफिया ये ठीक नहीं कर सकते, नए माफिया पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या सर? राजनीति है खाली। बोलते हैं पिछली सरकार में इतने अपराध थे, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ 17 से 22 तक। सर दंगा किसको बोलते हैं? अपराध किसको बोलते हैं? भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? सर सोचने की चीज है। सीएम साहब ओवर कॉन्फिडेंस और इनके साथ में इनको लोगों ने भी चढ़ा दिया बाबा बाबा बोल के। ठीक है प्रेम जी। जी प्रेम जी, आज मेरे पास कोई राजनीतिक लोग नहीं है और मेरा उद्देश्य भी इसको राजनीतिक नहीं लेना है, क्योंकि मेरा कोई आज वो उद्देश्य नहीं है कि मैं आज इस डिबेट को राजनीतिक रूप से लूं, क्योंकि राजनीतिक लोग यहाँ पर नहीं है। हमारा बस ये कहना है कि जिस तरह से ये माफिया जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, माफियाओं की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, वो आखिर कम क्यों नहीं हो रही हैं, वो कैसे होंगी? फिलहाल मैं फिर से रुक करना चाहूंगा हमारे साथ जो पूर्व आईपीएस बैठे हुए हैं राजेश कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, आपने कहा था कि कानून में कोई कमी नहीं है, कानून अच्छा है। कमी कहाँ है? अगर कानून सही है, सुदृढ़ रूप से वो है, तो फिर भी माफियाओं के अंदर डर क्यों नहीं है? माफिया डर क्यों नहीं रहा है? वो अपनी गतिविधियों को सक्रिय क्यों कर रहा है? कमी तो कहीं होगी, उसको हमें ठीक करना है। बात कानून में कमी की नहीं है। बात मैंने जैसे फिर कहा कि वो जो है वो शासन और प्रशासन की नियत में कमी है।
जहां एक बार एक आप सबकी बात छोड़ दीजिए, अगर किसी थाने का थाना अध्यक्ष अगर ये तय कर लेता है कि हमारे इलाके में मैं क्राइम नहीं होने दूंगा, तो वो अपना जो है, जब उसका एक बाल बनता है और जब देखता है लोगों में ये भय पैदा होता है कि नहीं ये आदमी छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं, अगर गलती कर दी तो छोड़ेगा नहीं, तो उसके बाद उसका असर क्राइम पे पड़ता है। देखिए बहुत से क्राइम ऐसे हैं जिन क्राइम को रोकने के लिए वो रुक नहीं सकते। अगर किसी से रंजिश है, किसी के सामने किसी के परिवार का कोई व्यक्ति मारा जा रहा है और वो भी उलट करके मार दे रहा है, कहीं पर किसी के रंजिश है, हत्या है, प्रॉपर्टी का मामला है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको बिल्कुल हर एक को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो एक दबंगई है कि आदमी अपने घर में उसका जीना मुहाल हो जाए, एक आदमी दबंग हो जाए, वो जाकर के हर जगह से रंगदारी वसूले, हर जगह से पैसा वसूले, कोई आदमी अपना जीवन यापन कायदे से न कर सके, जब वो घर से निकलने से डरे, उसको ये मालूम है कि ये सरकार इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब लोगों को ये लगता है कि जो समाज का अमुक व्यक्ति है या अमुक माफिया है या अमुक जो है वो दबंग आदमी है, सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो सरकार के पल्ले में, सरकार के जो है शरण में पल रहा है। उस कंडीशन में आदमी जो है वो बिल्कुल बेचारा हो जाता है, निरीह हो जाता है, वो स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जब ये स्थिति है कि कोई भी हो, अगर वो जनता के लिए अगर वो गड़बड़ है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हो सकता है विलंब हो कार्रवाई में, हो सकता है कि ऐसा लगे कि शायद हो सकता है ऐसा नहीं होना, लेकिन अगर कार्रवाई के लिए ठीक है राजेश जी। और जी मेरे साथ एक और दर्शक है इस वक्त मंडी से जुड़े हुए हैं, नागेंद्र जी, उनका रुख करते हैं। नागेंद्र जी आवाज सुन पा रहे? जी नागेंद्र जी। सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर, ये जो आईपीएस साहब ने जो बात कही बिल्कुल वाजिब और पूरे देश के दिल की बात कही। ये पुलिस एक्ट 1861 जो है, जिसके मुताबिक सरकार के लिए अल्लाउद्दीन के चिराग की तरह पुलिस को काम करना पड़ता है। यहाँ पर थाने दिखते हैं, अंधा कानून है, इंसाफ का तराजू जो है वो एक तरफ चलता है। और ये माफिया पलप क्यों रहे हैं? ये सिर्फ बिना राजनीतिक संरक्षण के कुछ नहीं हो सकता। 134 सांसद हमारे संसद में बैठे हैं और हजारों की तादाद में माननीय विधायक जो है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वही कुर्सी की लड़ाई और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, इसके लिए कोई राष्ट्रव्यापी जो है माफिया और भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान के लिए भाजपा को वोट दिए थे लोगों ने। और ये उम्मीद रखी थी कि ऐसा कुछ होगा, चाहे अतीक की बात हो, चाहे बदमाश पालने की बात हो, चाहे कोई सरमाएदार पालने की बात हो। 6 नंबर से अगर दूसरे नंबर लिए जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और पुलिस को खुला हाथ देना, शासन प्रशासन को जो है वो अपने हिसाब से काम करने देना, जो आज जज्जों तक जो है मीटिंग करना पड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। देखिए नागेंद्र जी, हमारा, मैंने पहले भी कहा कि कोई उद्देश्य नहीं है किसी सरकार को टारगेट करना। ये किसी भी सरकार की बात हो, चाहे वो पहले की सरकार रही हो, आज की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या अनेक जो अलग अलग राज्य हैं हमारे देश में, उनकी बात हो। हम आज बात कर रहे हैं जनरली, और हम मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं पूरे देश के अंदर जो ये माफिया राज है या राजनीतिक संरक्षण जैसे इन्होंने कहा। रामेश्वर जी आपसे जानना चाहूंगा, ये राजनीतिक संरक्षण आखिर क्यों माफियाओं को, क्यों वैसे उनको जो है वो पनप रहे हैं, उनको शह मिल रही है और वो उसी संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, और उसका जो भुगतान है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है? शीतल जी, अच्छा सवाल है आपका और बहुत अच्छे मुद्दे पे आपने चोट किया है। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं। वो उन्हीं लोगों को टिकट देती हैं बरादरीवाद में, या किसी का ज्यादा नाम है, लोग डरते हैं उससे वोट ज्यादा मिलेंगी, जहां से वोट ज्यादा मिलेंगी, जो ज्यादा लोगों को डराएगा, जो ज्यादा एमएलए जितवाने की कोशिश करेगा, उसको बड़े से बड़ा संरक्षण, फिर वो बड़ा अपराधी बढ़ता है, फिर वो जब इन्हीं को टारगेट करता है तब उसको ये अंदर कराते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दर्शक कह रहे थे कि गुंडों को जो राजनीति में संरक्षण मिला हुआ है, या गुंडों को जो टिकटें दी जाती हैं, या कोई भी राजनीतिक पार्टियों में, चाहे ए से लेके जेड तक, मैं सारी पार्टियां सभी को दोषी मानता हूं। आज अपने कितने लोग ऐसे हैं जो आज इनमें एमपी एमएलए बने बैठे हैं, जिनके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और जो जनता के पैसे का
आनंद ले रहे हैं आज की डेट में, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिली हुई है और आराम से। और जब मैंने कोई छोटा सा, मैं किसी एमएलए का हूँ, नजदीक की हूँ, और मैंने कोई छोटा अपराध कर दिया तो मैं एमएलए के पास जाऊंगा, वो मुझे बचाएगा, क्योंकि उसको आगे वोट लेनी है। अगर वही एमएलए उसको उसी दिन कह दे कि मैं तेरे उसमें काम में शामिल नहीं हूँ, मैं तेरे किसी भी गलत काम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जनता का पैसा है, लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, और उसको कोई लूट के ले जाए किसी जीवन भर की कमाई, वो उसको हक नहीं है फिर समाज में रहने का। जी, राजभर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक हैं। राजभर जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी राजभर जी, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरा जनाब इतना ही कहना है कि एक जवाबदेही कानून हो, जवाबदेही हर आदमी की फिक्स होनी चाहिए, चाहे जुडिशरी हो या कोई पॉलिटिशियन हो या आईएएस हो। अगर जवाबदेही फिक्स हो जाएगी तो हर व्यक्ति विशेष का एक नैतिक कर्तव्य बनेगा कि वो अपना काम ठीक ढंग से करे, और अपराध बड़े नियंत्रण से लगेगा, तथा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स होने से प्रशासनिक पकड़ होगी, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। मेरा इतना ही कहना है कि जो मतलब छवि खराब हो रही है तो जवाबदेही फिक्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, मैं पूर्व आईपीएस राजेश कुमार जी आपसे जवाब चाहूंगा, जिस तरह से राजभर जी ने कहा। देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो आप ये समझिए इस बात को कि जो कानून है वो जिम्मेदारी फिक्स करता है। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की माँ बहन के साथ अगर अश्लील बात करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे, सजा होगी। अगर आप किसी का सिर फोड़ेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को चाकू मारेंगे तो आपके खिलाफ ये जवाबदेही आपकी है कि अगर आप कैसा करेंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये होगा। ये नियम है, कानून है, इसके लिए सिस्टम है। जो गड़बड़ी होती है वो होती है सिस्टम में गड़बड़ी होती है। जहां जैसे बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, बिल्कुल सही है, जहां पर भ्रष्टाचार है, निचले स्तर पर हो, ऊपर के स्तर पर हो, जहां भ्रष्टाचार है वहां पर पब्लिक में त्राही त्राही हमेशा रहती है। जहां पर सिस्टम में गड़बड़ी, अगर सिस्टम में सड़ांध है तो वो सड़ांध अल्टीमेटली उसका जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। जनता परेशान होती है, क्यों? कि वहां पर उसको न्याय नहीं मिलता। जिसकी जिम्मेदारी है कि वो न्याय दे, वो न्याय नहीं देता, क्योंकि अन्यायी के साथ वहां उसको भ्रष्टाचार में उसका लाभ मिल रहा है उसको। ठीक है, तो भ्रष्टाचार में लाभ, तो इसलिए जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर करना ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है। बिल्कुल ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, समाज के अंदर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये बात जो आपने कही, इसीलिए इस बात में दम है कि वो जिम्मेदारी लोग नहीं निभा पा रहे हैं कायदे से, और जब एक बार नियत होती है तो फिर वो जिम्मेदारी निभाना भी आसान हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वो निर्भर करता है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त एक और दर्शक उड़ीसा से जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी, उनका भी जानना चाहेंगे, उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रणाम सर जी। मैं आईपीएस जी से मैं विनम्रता से राजेश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी देखिए सर, अभी जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट के अगर फंडी और थाने में हम जाते हैं तो पहले एफआईआर देते हैं, तो पहले ही पैसे देते हैं। इतना ये लांच मैंने इतना हो गया है, पहले पैसा देंगे और एफआईआर देंगे। और जो माफिया राज आज बोलते हैं, माफिया राज में ये जो पुलिस ही उनसे जो शराब बेचते हैं उनसे रिश्वत लेकर महीने में पैसे लेते हैं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जो अपराधी तत्व को वो मेरे ख्याल से पुलिस ज्यादा ही बढ़त दे रही है और राजनेता भी बढ़त दे रही है। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ सुरेंद्र जी। जी राजेश जी। देखिए, ये बात जो भाई साहब कह रहे हैं उड़ीसा से, इनकी बात में बहुत दम है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये भ्रष्टाचार पनपता है, ये जो माफियागिरी पनपती है, ये मैंने कहा शुरू में, मैंने कहा ये संरक्षण में पनपती है। जब पुलिस वाला जो है, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे कहीं हो, इनको संरक्षण देता है तो वो मुफ्त में संरक्षण नहीं देता है, उसके एवज में उनसे पैसे लेता है, भ्रष्टाचार करता है। और जब इस भ्रष्टाचार से, तो फिर वो जब दोनों हैंड इन ग्लव्स हो जाते हैं तो खुलेआम करता है। उसको मालूम है ना, पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये बिल्कुल गलत ये होता है, और ये इसी को रोकने की जरूरत पड़ती है जब आपको जहां इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। यही धीरे धीरे करके बढ़ा। पहले जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पुलिस वाले थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो इसे
कमाई का धंधा बनाते थे। फिर जो है वो बाद में जो राजनेता थे, जब उन्हें लगा कि नहीं हमको, तो उन्होंने क्रिमिनल्स को साथ लेना शुरू किया, वोटर्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए और करप्शन में शामिल होने के लिए। फिर वो माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया के लोगों को अपने साथ रखना शुरू किया। और जो माफिया थे उनको भी ये लगा कि लोअर लेवल पे हम दें, इससे अच्छा सीधे ऊपर लेवल पे दो, जिससे कि हमारा साम्राज्य बढ़े। अब जब वो साम्राज्य बढ़ने लगा तो फिर उनको राजनेताओं का संरक्षण मिलने लगा, तो फिर वो खुद राजनेता बन गए। ठीक है। फिर वो अभी मैं देख रहा था कि जो शीतल जी के अभी जब ये अतीक का और इनका अशरफ का अभी जो इनकी हत्या हुई, तो इनके गुणगान करने के लिए तमाम सांसद वगैरह खड़े हुए। उन्होंने कहा ये तो हमारे बड़े प्रिय जो है वो सांसद थे और हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े, ये तो बड़े अच्छे नेता हैं, यूं ही नेता बने। इसी माफिया के मार्ग से जब संरक्षण मिला तो नेता बन गए और माननीय और सम्माननीय हो गए। ठीक है राजेश जी। तो इनका जी समय बहुत कम है, माफी चाहूंगा आपसे। एक छोटा सा सवाल में जवाब भी 10 से 15 सेकंड में चाहूंगा। रामेश्वर जी, आप प्रदेश के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, क्या देश में भी अब यहाँ पर सरकारों को या केंद्र सरकार को इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है? इस पर अब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में इन चीजों से सामना करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, सरकारों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इन पे अपनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं जनता से भी एक अपील करूंगा कि वो ऐसे लोगों को वोट ना दे जिनका कहीं ना कहीं अपराध में हाथ है, जिनके ऊपर ट्रायल चले हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन या राजनीतिक पार्टियों को दोष नहीं दूंगा, ज्यादा हमारी जनता का दोष है। वो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं क्योंकि वो लूटते ज्यादा है, थोड़ा सा जनता में बांटते थे। उनको लगता है कि भाई शायद यही हमारे भगवान है और यही हमारे सब कुछ है, इन्हीं को वोट देंगे, ये पता नहीं क्या कर देंगे। वो जब फिर उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उनको लगता है पार्टियों को भी इनके पीछे वोट है, तो उनको वोट देख के उनको वो टिकटें देते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। तो जनता का भी कहीं ना कहीं दोष है, खाली इसमें शासन प्रशासन को और राजनीतिक पार्टियों को दोष दे देना ठीक है रामेश्वर, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रामेश्वर जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व IPS हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की ये चर्चा थी बाबा का मास्टर प्लान, माफिया का काम तमाम। क्या वाकई में अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो पनपे हुए माफिया हैं, अब उन पर सरकार की तरफ से लगाम लगने वाली है या सरकार उन पे लगाम कसने वाली है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब आने वाले समय में जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसके बाद सरकार का क्या रुख रहने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।